मॉर्निंग बच्चों, आज ये क्लास 11 की जो एनसीईआरटी है चैप्टर 1 है और पार्ट 2 है इसका। ठीक है, पहला पार्ट जो है वो हमारी प्लेलिस्ट में पड़ा होगा। ठीक है, आप जाके चेक कर लीजिए। ठीक है, तो चैप्टर का जो नेम है यहाँ पे रसायन की कुछ मूल अवधारणाएं, उसके बारे में आज हम इसमें पढ़ेंगे। तो रसायन विज्ञान हमने पढ़ा था उसमें कि द्रव्य क्या होता है, ठोस, द्रव, गैस, इसके 3 पार्ट होते हैं। और उसी में सबसे लास्ट में हमने पढ़ा था कि द्रव्य को मिश्रण और शुद्ध पदार्थ में भी बांट दे सकते हैं। ठीक है, और मिश्रण के भी वहाँ पे 2 पार्ट आपको टेबल में दिखाए गए थे और जो शुद्ध पदार्थ था उसके भी 2 पार्ट दिखाए गए थे। लेकिन वहाँ पे सिर्फ पार्ट दिखाई गई थी, आपको टेबल दिखाई गई थी, वहाँ पे आपको परिभाषा इनकी नहीं बताई गई थी। तो वही परिभाषा आज की क्लास में पढ़ेंगे हम। तो चलते हैं अपनी क्लास पे। ठीक है, तो चलते हैं इसकी परिभाषा से। मिश्रण होता क्या है? तो मिश्रण सभी को पता है कि मिश्रण मीन मिक्सचर। ठीक है, किसी का अगर मिक्सचर जैसे जल, चीनी, नमक या किसी अन्य का भी मिश्रण होता है तो वही मिक्सचर कहलाता है। ठीक है, मिक्सचर जैसे हम मान लेते हैं कि चावल का आटा या गेहूं का आटा मिलाते हैं तो वो भी एक मिक्सचर होता है ना। तो मिश्रण कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब मिश्रण की परिभाषा के बारे में अगर बात करेंगे तो परिभाषा किस तरह से लिखेंगे उसके बारे में बात करते हैं। तो परिभाषा हमारी है 2 या 2 से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिलाने पर मिश्रण बनता है। ठीक है, 2 या 2 से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिलाने पर, कोई अनुपात यहाँ पे निश्चित नहीं होता है, किसी भी अनुपात में आप मिलाइए, मिलाने पर मिश्रण बनता है। ठीक है, उसे हम लोग मिक्सचर बोलते हैं। मिक्सचर इसी को इंग्लिश में बोलते हैं। जैसे अब यहाँ पे उदाहरण की बात करेंगे तो यहाँ पे कुछ भी उदाहरण हम ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो सिंपल उदाहरण है वो ले लिया गया है, चीनी व नमक का घोल। अब यहाँ पे 3 चीज़ें मिक्स हैं। कौन कौन सी? एक तो चीनी हो गई, शक्कर जो हमारी होती है, और दूसरा नमक हो गया, और तीसरा पानी हो गया। इन तीनों का मिक्सचर यहाँ पे यूज किया गया है और वही मिश्रण कहलाता है। ठीक है, तो ये जो डिफिनीशन थी हमारी मिक्सचर की थी, मिश्रण की थी। ठीक है, तो ये डिफिनीशन थी हमारी मिश्रण की। अब मिश्रण के आपको 2 पार्ट बताए गए थे, एक तो था समांग मिश्रण और दूसरा था विषमांग मिश्रण। ठीक है, तो अब हम समांग और विषमांग मिश्रण को भी, उसकी भी परिभाषा पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो चलिए, समांग शब्द जो होता है, समांग शब्द से भी दिखाई पड़ रहा है कि समान मात्रा। ठीक है, जो समान मात्रा हो, और विषमांग से ही हमको पता चल रहा है कि अलग अलग, ठीक है, मात्रा दोनों की हो। ठीक है, दोनों अलग अलग हों। ठीक है, तो देखिए समांग की जो डिफिनीशन है वो क्या है, तो इसकी पढ़ते हैं। एक निश्चित अनुपात में समान रूप से, ठीक है, सर्वत्र, ठीक है, अब यहाँ पे सर्वत्र का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब सभी होता है, सभी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपको ये वर्ड थोड़ा सा वो लगे तो आप यहाँ पे सभी भी लिख सकते हैं। ठीक है, सभी भी लिख सकते हैं इसकी जगह में। ठीक है, तो परिभाषा क्या हो जाएगी, एक निश्चित अनुपात में समान रूप से सभी अवयवों के मिलने से। ठीक है, एक निश्चित अनुपात में समान मतलब जितने अवयव चाहे जितने लो, चाहे 3 ले लो या 4 ले लो, लेकिन सभी की मात्रा जो होनी चाहिए वो बराबर होनी चाहिए। ठीक है, अनुपात जो होना चाहिए वो बराबर होना चाहिए। जैसे यहाँ पे 250 ग्राम अगर हम चीनी लेंगे तो 250 ग्राम यहाँ पे जल भी ले लेंगे और 250 ग्राम यहाँ पे नमक भी ले लेंगे, मतलब सभी की मात्रा जो होनी चाहिए वो समान होनी चाहिए। ठीक है, तो ऐसा मिश्रण हमारा कहलाता है समांग मिश्रण। यहाँ पे 2 ही चीज़ें आपको लेके डिनोट की गई हैं। जैसे देखिए यहाँ पे उदाहरण में लिखा है चीनी और जल का विलयन। ठीक है, मतलब अगर चीनी हम 250 ग्राम लेंगे तो जल भी 250 ग्राम ही लेंगे। ठीक है, मतलब ठीक है, तो इस तरह से ये जो है ये कहलाता है समांग मिश्रण। अब आते हैं विषमांग पे। विषमांग की डिफिनीशन क्या है, तो विषमांग की डिफिनीशन भी पढ़ लेते हैं। विषमांग में अनिश्चित अनुपात में, इसका जो अनुपात होता है वो निश्चित नहीं होता है, ये अनिश्चित होता है। तो अनिश्चित अनुपात में असमान रूप से, ठीक है, समान वो नहीं होते हैं, असमान रूप से अवयवों के मिलने से बना मिश्रण विषमांग मिश्रण कहलाता है। जैसे जैसे उदाहरण आप यहाँ पे कौन सा देंगे, जैसे धूल के कणों का हवा में मिश्रण। ठीक है, जो धूल के जो कण होते हैं इनकी कोई मात्रा तो निर्धारित नहीं होती है और हवा की भी कोई मात्रा निर्धारित नहीं होती, तो वो धूल के कण जब हवा में मिक्स होते हैं तो इन दोनों का जो मिश्रण होता है
वो विषमांग कहलाता है। ठीक है, जिसमें दोनों की न तो अनुपात निश्चित होता है और असमान रूप से भी दोनों होते हैं। ठीक है, तो ऐसा जो कहलाता है वो कहलाता है विषमांग। ठीक है, तो ये थ्योरी थी हमारी विषमांग की। अब देखिए हमने समांग विषमांग तो पढ़ लिया। अब दूसरा इसी की जो हेडिंग थी हमारी शुद्ध पदार्थ भी थी। ठीक है, तो शुद्ध पदार्थों को भी पढ़ लेते हैं, उसके भी दो पार्ट हैं, उनको भी पढ़ लेते हैं। ठीक है, शुद्ध पदार्थ होता क्या है? ठीक है, शुद्ध प्योर और पदार्थ की इंग्लिश होती है सब्सटेंस। क्या होती है? सब्सटेंस। ठीक है, तो प्योर सब्सटेंस के बारे में पढ़ना है हमको। ठीक है, अब देखिए प्योर सब्सटेंस होता क्या है। ठीक है, तो जो दो या दो से तत्वों से मिलकर बने होते हैं, या यहीं से हम लोग कह सकते हैं कि जो दो या दो यौगिकों से मिलकर बनते हैं। ठीक है, चाहे दो या दो से तत्व कह दें या यौगिक कर दें। आगे यौगिक लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे आगे यौगिक लिखा हुआ है, तो आप चाहे यौगिक कह दीजिए या तत्व कह दीजिए। जो दो या दो तत्वों से ये यौगिक से मिलकर बनते हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? शुद्ध पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं? शुद्ध पदार्थ। अब जैसे शुद्ध पदार्थ होते कौन से हैं, तो देखिए जैसे शुद्ध पदार्थ में जल आता है, साधारण नमक आता है। ठीक है, तो ये सभी तत्व जो होते हैं वो कैसे होते हैं? शुद्ध होते हैं। ठीक है, अतः सभी तत्व तथा यौगिक शुद्ध होते हैं। अब तत्व कौन से होते हैं, यौगिक कौन से होते हैं, तो उनके बारे में भी पर यौगिक जैसे हमारा जल हो गया, साधारण नमक हो गया, यौगिक है। और तत्व हमारे जैसे ऑक्सीजन हो गई। ठीक है, इस तरह से ये तत्व कहलाएंगे। तो चलिए तत्व और यौगिक की भी हम डिफिनीशन पढ़ लेते हैं। चलिए देखें नीचे लिखा हुआ है, ये दो प्रकार के होते हैं। पहला नंबर तत्व और दूसरा नंबर यौगिक। अब तत्व को पढ़ लेते हैं, तो तत्व की डिफिनीशन पढ़ लेते हैं। जरा देख लीजिए तत्व की डिफिनीशन क्या है। तत्व की डिफिनीशन में कहा गया है कि एक ही प्रकार के, ठीक है, एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना पदार्थ। ठीक है, एक ही प्रकार के परमाणु से जो मिलकर बना पदार्थ होता है वो तत्व कहलाता है। ठीक है, एक ही प्रकार के जो परमाणु होते हैं उनसे जो मिलकर जो पदार्थ बनता है वो तत्व कहलाता है। अब जैसे कौन कौन से तत्व हैं, तो जैसे हमारा सोना, ठीक है, चांदी, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन आदि, ये सारे तत्व होते हैं। क्या हैं ये सारे तत्व? सोना, चांदी, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन आदि। ठीक है, अब चलिए हम यौगिक को भी पढ़ लेते हैं। तो यौगिक क्या लिखी डिफिनीशन जरा देखिए, दो या दो से अधिक तत्वों को, ठीक है, दो या दो से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में मिलाने से हमारा क्या बनता है? यौगिक बनता है। ठीक है, उन्हीं तत्वों को जब हम दो या दो से अधिक रूप में मिला देंगे तो यौगिक बन जाता है। ठीक है, जैसे HCl, ठीक है, ये दो यौगिकों से ही, दो तत्वों से मिलकर बना है, क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो तत्व है और यहाँ पे क्लोरीन भी है, वो भी तत्व है। और दोनों का जब एक एक लिया गया है अणु, तब इन्हीं तत्व से मिलकर बना है हमारा यौगिक। ठीक है, तो डिफिनीशन है दो या दो से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में मिलाने से यौगिक बनता है। जैसे हम यहाँ पे दूसरे की बात करें तो H2O, ठीक है, H2O एक तो हमारा ऑक्सीजन का अणु हुआ और दूसरा हाइड्रोजन का अणु हुआ। इन दोनों को जब हमने मिक्स किया तो हमारा यौगिक बन गया, जल बन गया। ठीक है, तो जो यौगिक बनता है वो दो या दो से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में मिलाने से यौगिक बनता है। ठीक है, तो ये तो यौगिक की डिफिनीशन हो गई। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पे देखिए दो अणु हाइड्रोजन की है और एक अणु है ऑक्सीजन का। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे अब देखिए यहाँ पे हम कुछ भौतिक राशियाँ, उनके मात्रक भी पढ़ लेते हैं। वैसे हमने 9th वाली क्लास में पढ़ा भी था, मतलब हाई स्कूल में भी पढ़ा था, लेकिन फिर भी यहाँ से थोड़ा सा पढ़ लेते हैं जो दिया गया है। ठीक है, तो देखिए आधार भौतिक राशियाँ और उनके मात्रक। तो देखिए इनके मात्रक के बारे में आपको जानकारी करना आवश्यक है, क्योंकि आप कैसे पहचानोगे कि लंबाई को किससे डिनोट करते हैं, है ना। तो चलिए पढ़ लीजिए, एक टेबल है। इस टेबल में एक तरफ तो आपको आधार भौतिक राशि दी गई है, ठीक है, और राशि के लिए प्रतीक दिया गया है, और एसआई मात्रक क्या होता है वो दिया गया है, और एसआई मात्रक का प्रतीक क्या होता है वो, ये आपको चार चीज़ें इसमें बताई जाएंगी। ठीक है, तो देखिए पहला हम पढ़ते हैं लंबाई का। तो लंबाई को जो प्रतीक है लंबाई का, वो लंबाई को किससे डिनोट करते हैं, तो लंबाई को डिनोट करते हैं एल से। ठीक है,
और लंबाई का जो एसआई मात्रक होता है वो लंबाई का एसआई मात्रक होता है मीटर, ठीक है। और एसआई मात्रक का जो प्रतीक होता है तो उसे बोलते हैं स्मॉल एम, ठीक है। स्मॉल एम बोलते हैं लंबाई के एसआई मात्रक को, ठीक है। अब देख लीजिए द्रव्यमान पर आते हैं। तो द्रव्यमान को हम डिनोट करते हैं, इसका जो प्रतीक होता है वो स्मॉल एम होता है और इसका जो एसआई मात्रक होता है वो किलोग्राम होता है। और एसआई में इसको जो प्रतीक होता है एसआई का जो मात्रक का वो किलोग्राम होता है, ठीक है, केजी बोलते हैं। अब समय को देख लीजिए, समय का जो प्रतीक होता है स्मॉल टी होता है, इसका जो एसआई मात्रक होता है वो सेकेंड होता है और इसको यस से, स्मॉल यस से इसका जो एसआई मात्रक है वो स्मॉल यस से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। विद्युत धारा का जो प्रतीक होता है वो आई होता है और इसका जो मात्रक होता है एम्पियर होता है और इस मात्रक के प्रतीक को ए से डिनोट करते हैं, ठीक है। उष्मागतिक जो होता है तापक्रम उसको जिसका प्रतीक कैपिटल टी होता है, इसका एसआई मात्रक केल्विन होता है और इसका जो केल्विन का जो एसआई प्रतीक है वो के होता है, ठीक है। पदार्थ की मात्रा को हम कैसे डिनोट करते हैं, तो पदार्थ की मात्रा को स्मॉल एन से डिनोट करते हैं और इसका जो एसआई मात्रक होता है वो मोल होता है और इसको जो एसआई मात्रक प्रतीक होता है वो मोल होता है, ठीक है। अब ज्योति तीव्रता को भी हम आई से ही डिनोट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ देख लीजिए आई वी लिखा है 60 में, ठीक है, कैपिटल आई से डिनोट करते हैं। अब हम यहाँ पे इसको जो इसका जो मात्रक होता है वो होता है कैंडला, ठीक है, और कैंडला का जो प्रतीक होता है वो होता है सीटी से व्यक्त करते हैं इसको। तो ये कुछ जो महत्वपूर्ण हमारी राशियाँ थी उनकी एक टेबल बना दी गई थी, आपको याद कर लेनी इन टेबलों को, ये काम आती हैं, ठीक है। तो बस यहीं से जो हमारी क्लास होती है आज की एंड होती है। तो कल अगली क्लास पे हम मिलेंगे अपनी पार्ट 3 पर, ठीक है। तो चलिए यहीं से हमारी क्लास एंड होती है। तो आप लोग इसे अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा और अभी जिन बच्चों ने भी स्कूल का व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन न किया हो वो ज्वाइन कर ले, और जिनकी भी अगर बेस्ट फ्रेंड हो उनकी और कुछ लड़कों के जो फ्रेंड हो उन सभी को इन व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ लीजिए ताकि सभी का सिलेबस कंप्लीट होता जाए, ठीक है। तो चलिए यहीं से अपनी क्लास को हम एंड कर रहे हैं।